हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं यूपीटीटी 2026 के लिए एसएसटी का 28वां प्रैक्टिस सेट, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही यूज़फुल सीरीज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही अच्छी चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का 28वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इलाहाबाद प्रशस्ति जिसकी उपलब्धियों को दर्शाती है। जो इलाहाबादी प्रशस्ति है उसमें किसकी उपलब्धियों का, किस राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त राजा, जो गुप्त शासनकाल के जो समुद्रगुप्त थे, उनकी उपलब्धियों का वर्णन उसमें किया गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजय और उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करती है, जिसमें उनके दरबारी कवि हर्षेय ने संस्कृत भाषा में लिखा है और उनके सैन्य अभियानों और साम्राज्य विस्तार की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसको समुद्रगुप्त की जो भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में उसका वर्णन किया गया है। और इसमें जो उनके दरबारी कवि थे हरिशेर, ये भी आपको याद रखना है कि इनके जो दरबारी कवि थे हरिशेर, उनके द्वारा ही संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। तो जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसको उनके दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा था संस्कृत में। और इसमें भाषा जो थी वो संस्कृत काव्य शैली में लिखा गया है। समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत सहित अन्य क्षेत्रों जैसे सैन्य विषय, कला और संस्कृति के प्रति उनका योगदान और उनके शासन की राजनीतिक प्रशासनिक जानकारी भी उसमें मिलती है। क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या था। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी चक्रवर्ती, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी आदित्य राज। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रसिद्ध उपनाम था वो विक्रमादित्य थे, लेकिन चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके और बहुत सारे कई उपनाम हैं, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध नाम था वो विक्रमादित्य ही था। वैसे उनको और भी कई नामों से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे प्रसिद्ध उपनाम विक्रमादित्य था और उन्हें शाकरी, जैसे उनको शाकरी शकों को पराजित करने के कारण उनको शाकरी, या शकों का शत्रु होने के कारण उनको शाकरी की उपाधि भी दी गई थी। और देवगुप्त भी उनका उपनाम था। तो ये सारे नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि विक्रमादित्य ही पूछा जा सकता है, तो इनके और भी उपनाम पूछे जा सकते हैं। जैसे शाकरी की भी उपाधि उनको दी गई थी और देवगुप्त भी उनको कहा जाता था। और अन्य नामों से भी उन्हें जाना जाता था। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि जो गुप्त जो तो विक्रमादित्य थे, उनका जो शासन काल था वो बहुत ही अच्छा था, तो उसी काल उनके शासन को गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इनके जो नाम थे वो विक्रमादित्य थे। यह उनकी सबसे प्रसिद्धि उपाधि थी जो उनकी वीरता और प्रशासनिक कौशल को दर्शाती थी। और शाकरी उन्हें पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित कर यह उपाधि धारण की थी उन्होंने। और देवगुप्त और देवश्री भी इनका उपनाम मिलता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अपशिष्ट पदार्थों को प्राकृतिक रूप से विघटित करने वाले जीव कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी सर्वोच्च उपभोक्ता। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो अपशिष्ट पदार्थों को प्राकृतिक रूप से विघटित करते हैं या उनको नष्ट करते हैं उनको अपघटक बोलते हैं। जैसे कई सारे बैक्टीरिया हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको खाते हैं। जैसे जानवरों को, जब जो मृत जानवर होते हैं तो उनका जो बचा हुआ जो भी उनका अवशेष होते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो उनको अपघटक के रूप में उनको अपघटित कर देते हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अपशिष्ट पदार्थों जैसे मृत पौधे हो गए और जानवरों को प्राकृतिक रूप से विघटित करने वाले जीवों को अपघटक कहा जाता है या मृतक भक्षी कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जीवाणु, कवक शामिल होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को सरल पोषक तत्वों में तोड़कर वापस मिट्टी में ही इनको मिला देते हैं।
तो जो भी सड़े गले पौधे होते हैं या फिर सड़े गले जो जानवर मृत जीव होते हैं, उनको ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको गलाकर या उनको खाकर मिट्टी में ही उनको वापस छोड़ देते हैं। और पोषण प्राप्त करना, ये जीव मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर ऊर्जा और पोषण प्राप्त करते हैं। और जो ये जो भी जीवाणु और कवक होते हैं वो इन्हीं से ही अपना भोजन लेते हैं, उनसे ही उनको एनर्जी मिलती है। और ये इन जटिल पदार्थों को मिट्टी में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल घटकों में तोड़ते हैं और पौधों द्वारा फिर से उपयोग किए जा सकते हैं। तो इनके जो सड़े गले जो भी जीव और पौधे होते हैं उनको ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे उनको ख़त्म, इनके जो मांस को तो वो ख़त्म कर देते हैं और इनको नाइट्रोजन और फास्फोरस में बदल कर मिट्टी में ही छोड़ देते हैं और पुनः उसको पौधों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो ऐसे ही रिसाइकिल ये चलती रहती है। तो उसका उदाहरण हो गया जीवाणु और कवक, कुछ छोटे मोटे कीड़े और केचुए वगैरह भी होते हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है? ऑप्शन ए शीत धारा, ऑप्शन बी उष्ण धारा, ऑप्शन सी मिश्रित धारा, ऑप्शन डी पनडुब्बी धारा। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उष्ण धारा। जो गल्फ स्ट्रीम है वह एक गर्म, शक्तिशाली और तीव्र सतही महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर ले जाती है और उत्तरी अमेरिका और यूराल के पश्चिमी तटों के जलवायु को गर्म रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक गर्म जलधारा है और ये भी याद रखना है कि मैक्सिको की खाड़ी से ये निकलती है। इसका जो प्रवाह है वो मैक्सिको की खाड़ी से होता है। तो गर्म धारा ये उष्णकटिबंधीय ऊष्मा को ध्रुवों की ओर ले जाती है जिससे उत्तरी यूरोप जैसे क्षेत्रों का मौसम काफ़ी नरम रहता है। और ये तेज़ शक्तिशाली धारा यह पृथ्वी का सबसे तेज़ समुद्री धाराओं में से एक है जो पानी को बहुत तेज़ी से स्थानांतरित करती है। जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म होने के साथ साथ इसका जो प्रवाह है वो बहुत तेज़ है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे गर्म महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन ए लेब्राडोर, ऑप्शन बी कुरोशियो, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी पेरू। तो ये तो अभी पहले ही बताया था कि जो सबसे गर्म धारा है वो गल्फ स्ट्रीम है, ऑप्शन सी। विश्व की सबसे गर्म महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम है जो अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है और यूरोप को गर्म रखती है। तो और इसके अलावा भी जो गर्म धाराएं हो गई वो होगी कुरोशियो की धारा हो गई, ये भी एक गर्म धारा है। ब्राज़ील की धारा हो गई, ये भी एक गर्म धारा है। जो कुरोशियो की धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में गल्फ स्ट्रीम के समान, ये भी एक शक्तिशाली गर्म धारा है जो जापान के तट के पास बहती है। तो ये भी याद रखना जो कुरोशियो धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में गल्फ स्ट्रीम के समांतर ही बहती है। और ब्राज़ील की धारा ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिण की ओर बहने वाली ये गर्म धारा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ब्राज़ील की धारा और जो अलग अलग जो धाराएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बहती हैं। तो ब्राज़ील की धारा अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म धारा है और अगुलाशा की धारा ये हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्व तट के साथ बहने वाली गर्म धारा है। तो इनके जो महासागर उनको भी याद रखना है। अगुलाशा की धारा हिंद महासागर में बहती है, ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है और कुरोशियो की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अध्यादेश किस अवधि के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 6 सप्ताह, ऑप्शन डी 6 माह। तो जो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 सप्ताह। जो अध्यादेश होता है वो 6 सप्ताह के अंदर ही पारित होना चाहिए, नहीं तो उसको वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है अगर 6 सप्ताह के अंदर वो पारित नहीं होता है तो। अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि पारित हो जाए तो यह कानून बन जाता है और यदि अस्वीकृत हो जाए तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो जो अध्यादेश होता है उसको 6 सप्ताह के भीतर ही पारित करना होता है, नहीं तो उसको 6 सप्ताह के बाद भी वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और जारी करने का समय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करते हैं जब तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो तब। संसद के सत्र में आने पर
जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी होता है। और अगर ये अनुमोदित नहीं होता है तो ये अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राज्य में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी राज्यपाल के पास। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विधानसभा। राज्य में जो धन विधेयक पास होता है वो केवल राज्य विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है और विधान परिषद में नहीं। इसके लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जहां इसे सरकारी विधेयक माना जाता है। तो जो विधेयक होता है उसको राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले उसकी राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही, राज्यपाल की अनुमति से ही उसको विधानसभा में पेश किया जाता है और इससे विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तो इसको राज्य विधानसभा में ही पेश किया जाता है राज्यपाल की अनुमति से, और इसको कोई भी मंत्री इसको पेश कर सकता है। और धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। विधान परिषद केवल सिफारिश कर सकती है। जिस तरह धन विधेयक जो लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में नहीं, वैसे ही राज्य सरकार में भी यह सिर्फ विधानसभा में ही पेश होता है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद सिर्फ इसकी सिफारिश कर सकती है बस। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी बैंकिंग। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिलता है वो कृषि क्षेत्र में मिलता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ लगभग 50 से 60% कार्यबल लगा हुआ है, जो इसे सबसे बड़ा नियोक्ता बनाता है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, लेकिन रोजगार के मामले में कृषि सबसे आगे है, जिसके बाद सेवा क्षेत्र दूसरे स्थान पर आता है। जो सबसे ज़्यादा रोजगार जो मिलता है लोगों को, क्योंकि भारत की जो ज़्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती ही है, तो खेती में ही सबसे ज़्यादा कार्यबल लगा हुआ है। लेकिन जो हमारी जीडीपी है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो सेवा क्षेत्र का होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र इसमें हो गया जैसे कृषि, वानिकी, ये इन क्षेत्रों में भी अधिकतर लोग रोजगार में लगे हुए हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा है सेवा क्षेत्र, और सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है दूसरे स्थान पर। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए घोषित किया जाता है? ऑप्शन ए मजदूरों के वेतन के लिए, ऑप्शन बी किसानों की फसल, ऑप्शन सी उद्योगों के लाभ, ऑप्शन डी व्यापार कर। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी किसानों की फसल के लिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो किसानों की फसल के लिए लागू किया जाता है सरकार के द्वारा, और किसानों के जो कृषि उत्पादों के लिए उसको घोषित किया जाता है, ताकि उनकी फसलों के लिए कीमतों में भारी गिरावट आने पर उन्हें एक सुरक्षित और लाभकारी न्यूनतम मूल्य मिल सके, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिले और वे सफल उत्पादन जारी रख सकें। यह भारत सरकार द्वारा तय की जाने वाली एक नीति है जो कृषि उपज जैसे धान हो गया, गेहूँ, दालें और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए होती है, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और किसानों को संकट में बेचने से बचाया जा सके। तो जो एमएसपी होती है उसका मुख्य जो कारण होता है वो ये होता है कि जो किसानों के जो उत्पाद होते हैं उनको न्यूनतम मूल्य से बचाने, मतलब उनको घाटे से बचाने के लिए एक तरीके के सरकार के द्वारा उनको सुरक्षा दी जाती है कि उनके जो भी कृषि उत्पाद होते हैं उनको अधिक से अधिक मूल्यों पर उनका जो उत्पाद है वो बेचा जा सके। तो सरकार के द्वारा वो मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है। और कुछ फसलों जैसे गेहूँ हो गया, और गेहूँ, दालें और धान पर 23 फसलें जो होती हैं उन पर ये एमएसपी दी जाती है सरकार के द्वारा। तो एक तरीके की उनको खाद्य सुरक्षा दी जाती है कि उनके जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनको उससे उनको घाटा ना हो सके और वो उनको नियमित रूप से अपना उत्पादन जो है वो जारी रख सकें। तो ये किसानों के लिए होता है, क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव से सुरक्षा और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उनको ये दिया जाता है। और किन के लिए? जैसे रबी और खरीफ की प्रमुख फसलों जैसे धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, गन्ना के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी किसानों की फसलों के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए राजाजी, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी कांजीरंगा, ऑप्शन डी बंदीपुर। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट पार्क, और इसको ही पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। इसको जो पहला नाम था वो हेली नेशनल पार्क ही था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था। तो इसका जो स्थापना दिवस है वो भी आपको याद रखना, 1936 में इसको स्थापित किया गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, और बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव रखता है। तो जिम कॉर्बेट ये आपको याद रखना है, पहला नाम जो था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान था और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला बाघ अभ्यारण्य है। तो ये भी याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर में जो शामिल था, ये सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट पार्क। तो ये था हमारा एसएसटी का 28वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।